हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्लास +1 का टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो वो एज अ वेव नेचर बिहेव करती हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एज अ वेव कंसीडर करते हो तो ये कुछ फिनोमिना है, उनको तो ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे डिफ्लेक्शन हुआ, आपका इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस को ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है। और इफ़ वी कंसीडर EMR एज अ वेव नेचर, some of the phenomena like deflection and interference can be explained, but it failed to explain the black body radiations. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेक्ट्रल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये कुछ लिमिटेशंस रही हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। लेकिन इन्होंने जो डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी ने। आई होप कि आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है। एज अ वेव नेचर इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ थोड़ी हिंट दे देती हूँ। जैसे कि आप किसी तालाब के पास होते हैं, उसमें कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी चीज़ डालते हैं तो क्या होती है, वहाँ से वेव्स निकलती हैं ऐसे। दिस फिनोमिना इज डिफ्रैक्शन। साइमल्टेनियसली कोई अपोजिट साइड से इंटरफेरेंस क्या होता है कि साइमल्टेनियसली किसी दूसरे बंदे ने वहाँ से पत्थर फेंका तो ये वेव क्या होंगी बेटा, एक टाइम मर्ज हो जाएंगी, इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे के साथ। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। इन चीज़ों को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने एज अ वेव अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेक्ट्रल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये कुछ लिमिटेशंस रही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दिया था आपका H हर्ट्ज ने इन 1887। इस फिनोमिना के अंदर देखा क्या गया था बेटा, आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बोला, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जिस टाइम आप फॉल करवाते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू। इस फिनोमिना के अंदर क्या देखा गया बेटा कि जो आपके H हर्ट्ज थे इन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया और इसमें दो मेटल के सरफेस यहाँ डाले। यहाँ हम एक डिटेक्टर लगा सकते हैं, दैट इज योर डिटेक्टर। इसको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जो है अटैच कर दिया, एक साइड पॉजिटिव एंड और एक साइड नेगेटिव एंड को इस तरीके से अटैच कर दिया। और जो ये मेटल का सरफेस था इसके ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली गई। यहाँ मैं जो बार बार ये वर्ड लिख रही हूँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट दिस फिनोमिना। स्टार्टिंग में ये पोटेशियम की मेटल लिया गया, पोटेशियम मेटल लिया गया और इसके ऊपर रेड जो है लाइट को फॉल करवाया गया। ये आपकी रेड लाइट को फॉल करवाया गया। उस टाइम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। दोबारा फिर वही पोटेशियम मेटल लिया गया और उसके ऊपर येलो लाइट को इजेक्ट करवाया गया। अब क्या देखा गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो गया, येलो लाइट को स्ट्राइक करवाया गया, यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो गया। यानी जो स्टार्टिंग में तो क्या था कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ से तो क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीज़न इज़ दैट कि हर मेटल एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। जो आपकी रेड है उसकी वेवलेंथ 4.1 टू 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी को रेफर करते हुए। 5.1 टू 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और जो पोटेशियम मेटल है उसको उसका इजेक्शन पावर, उसकी जो वेवलेंथ थी उस
कितनी चाहिए थी 5.1 इंटू इतने हर्ट्स, जो कि किससे मैच होती है आपकी येलो लाइट से। ठीक है, इस वजह से जिस टाइम आप येलो लाइट को फॉल करवाते हो तब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू होता है। अब स्टार्टिंग में देखा क्या गया, जिस टाइम आप कोई भी लाइट नॉर्मल लाइट फॉल करवाई गई, नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ एक एमिटर है, किसी भी तरीके की कोई लाइट फॉल नहीं करवाते हैं तो किसी भी तरीके से करंट फ्लो नहीं करता। आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ इवैक्यूएटेड चैम्बर था, ये स्पेस था, खाली था। इस वजह से एमिटर ने किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। लेकिन जैसे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ स्ट्राइक करवाई जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके तो करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एमीटर की सुई है बेटा वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। वहीं से तो पता चलता है ना कि करंट फ्लो हुआ, वहीं से हमें ये पता चलेगा कि एमीटर के अंदर कोई ना कोई करंट आया है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन वी फॉलो सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन इट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ से ड्यूरिंग इजेक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनको आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होंगे आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो था एक सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस तरीके से देखा गया कि एक कोई भी आपने मेटल सरफेस लेना, उसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जिस टाइम आप फोल्ड करवाते हो तो वहाँ क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वो आपको एमीटर में डिफ्लेक्शन की वजह से शो ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आती है, नो टाइम लैग। जैसे ही आप लोगों ने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया, एग्जैक्ट उसी टाइम से क्या होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट, नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट ऑफ इजेक्शन। ठीक है, ये रहेगा आपका। इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मच इम्पोर्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करोगे, ये बात याद रखना है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject the electrons। जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये एक ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी की तो लाइट आपको देनी ही होगी। आप यहाँ रेड फॉल करवा रहे थे पोटेशियम मेटल के ऊपर, करवाते रहो, कुछ नहीं होना। रीज़न इज़ दैट कि ये इसके लिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करवाया, येलो लाइट को फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हुआ, उसको आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि अगर आप येलो की फ्रीक्वेंसी थी 5.1 इंटू, अगर आप इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हो तब क्या होगा। अगर आप इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हो बेटा तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड। जिस टाइम आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो इनकी स्पीड है ये जल्दी जल्दी क्या है, जाने लगेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। एक होता है वर्ड फ्रीक्वेंसी, एक होता है वर्ड इंटेंसिटी। जो फ्रीक्वेंसी है वो तो रिलेटेड होती है आपकी कलर से, और इंटेंसिटी जो है रिलेटेड होती है आपकी ब्राइटनेस से।
ठीक है, कि कितनी इंटेंस लाइट है, यानी कितनी ब्राइट लाइट को आप क्या है फॉल करवा रहे हो। लास्ट वन क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये भी तो पता चले ना कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, वो किस चीज़ से पता चलेगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी किस चीज़ से रिलेट करती है, आपकी ब्राइटनेस से, और जो है फ्रीक्वेंसी आपकी रिलेटेड होती है कलर से। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से बढ़ती है, उस चीज़ के लिए आप एक बार देखो। काइनेटिक एनर्जी जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ आपने ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया। ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जिस टाइम आपने फॉल करवाया, ये जो लाइट आपने फॉल करवाई ये क्या करेगी, बाइंडिंग एनर्जी है ना जो, इसको ब्रेक करेगी बिटवीन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर फ्रिक्शन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको ब्रेक करने के काम आएगी। ठीक है, यहाँ क्या बढ़ेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इसके केस में ग्राफ बहुत ही आसानी से एक्सट्रापोलेट होता है। एक साइड आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी इधर की तरफ, और इधर क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो ना फ्रीक्वेंसी को, इस तरीके से ग्राफ आएगा। जैसे आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो पीछे की तरफ, यहाँ से आपकी म्यू नोट की वैल्यू आ जाएगी। इधर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इंटेंसिटी के केस में, इंटेंसिटी के केस में बेटा ग्राफ आता है आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी इस टाइम, एक बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। यहाँ कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ठीक है, स्ट्रेट कांस्टेंट ग्राफ आएगा। यह है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं दोबारा से इसकी बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यहाँ 3 लिमिटेशन थी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एच हर्ट्ज ने 1887 में दिया था। यहाँ क्या देखा गया था कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जिस टाइम आप फोल्ड करवाते हो किसी भी मेटल सरफेस पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से ये बात पता चलती है। लेकिन जो ये वर्ड है मेन बेटा, ये रहेगा आपका सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, यही मेन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्यों, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, पोटेशियम मेटल को लिया, रेड लाइट को फॉल करवाया, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही येलो लाइट को फॉल करवाते हैं इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट वन क्या आता है इसका, कि कोई टाइम लैग नहीं होता बीच में, नो टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाए। अब केस सेकंड क्या आता है कि आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा की लाइट दे दी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवा दिया, देन क्या होगा, उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है आपकी। ये चीज़ कौन बताता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।